नाज़रीन, कतर पर वाकई एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसको समझने के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त डिबेट भी हो रही है, एनालिसिस भी हो रहा है और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। देखिए, जो कतर के ऊपर नाज़रीन हमला है, अब ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ये अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है। तो जब ये बात एस्टैब्लिश हो गई है कि ये अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है, कहीं ऑफिशियली एस्टैब्लिश नहीं हुई है, अमेरिका ने कोई तस्लीम नहीं कर लिया कि, लेकिन वो सबको पता है कि इसराइल कतर पर हमला कर ही नहीं सकता था, जहां पर सेंटकॉम बैठी है, जहां पर सिक्योरिटी अलायंसेस हैं अमेरिका के साथ, जहां पर उनके डिप्लोमेट्स हैं, जहां पर उनके कमांडर्स बैठे हुए हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका अपने एक करीबी तरीन इत्तेहादी के ऊपर हमला क्यों करवाएगा? और कतर जैसे मुल्क के ऊपर जो बहुत ज्यादा करीब है अमेरिका के और बहुत ज्यादा लॉयल भी है, तो अमेरिका अपने करीबी तरीन इत्तेहादी के ऊपर हमला क्यों करवाएगा? और जहां तक बात है हमास के जवाब की, तो ये तो एक भोंडा जवाब है। गजा में जेनोसाइड भी हमास के जवाब के साथ हो रही है, तो ये बिल्कुल वही जवाब है जो इराक पर हमले में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, वेनेजुएला में अटैक करने के लिए ड्रग्स और ईरान पर न्यूक्लियर का जो जवाब है। तो ये कतर पर हमला, हमास पर हमला नहीं था, ये कतर के ऊपर जब अटैक हुआ। और वैसे भी कतर तो एक ऐसी प्लेस है नाज़रीन जहां पर बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे जो पार्टीज हैं वो आती हैं और उनकी निगोसिएशन जो है वो यहां पर होते हैं। तो कतर तो इसके लिए जो है वो फेमस प्लेस है। तो ये हमला जो है वो सिर्फ हमास के ऊपर बिल्कुल नहीं है, ये असल में कतर के ऊपर। तो अमेरिका ने करवाया क्यों? देखिए, अब अमेरिका और इजराइल खुलकर ये बात करते रहते हैं कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप दे रहे हैं, और नेतन्याहू कई बार ये बात कर चुका है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये बात कर चुका है कि वो चेंजिंग द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट, इसमें पूरा जो ऑर्डर है वो रीशेप कर रहा है। तो उस ऑर्डर के बारे में हमें क्या समझ आती थी कि कौन सा ऑर्डर है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, जिसमें ईरान नहीं होगा, और उसके बाद ये आपस में मुआहदे वगैरह, यानी अमेरिका है, अरब्स हैं, इजराइल है ये। और देखें जो हमास के खिलाफ गजा में जो कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर कंडेमनेशन तो हुई और ये मालिक नहीं चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि हमास खत्म हो जाए। ये बात भी अब ढकी छुपी नहीं है, ये ममालिक मजलिस के चाहते थे कि हमास खत्म हो जाए, लेकिन इजराइल ने इनके साथ मक्कारी ये की कि वो हमास को तो ज़ाहिर हरा नहीं सका और उसने वहां पर जेनोसाइड कर दी, और ये नहीं चाहते थे कि जेनोसाइड वहां पर हो। और आप आखिरी स्टेटमेंट्स देखते हैं तो सऊदी अरेबिया की भी ये स्टेटमेंट्स हैं कि हम इजराइल के साथ सिर्फ उस सूरत में आगे बढ़ेंगे जब फलस्तीनी रियासत बनेगी। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आगे अब बढ़ ही नहीं सकते हैं, उन्होंने कहा कि बढ़ेंगे लेकिन ज़ाहिर है फलस्तीनी रियासत होगी। तो वो उन्होंने बैक स्टेप नहीं किया अब्राहम अकॉर्ड से या इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन से। तो गजा में जो कुछ हुआ, एक तरह से वो अभी तैयार हैं अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए। ईरान पर जो हमला है उसको भी कंडेम किया गया, लेकिन उसको कबूल भी किया मिडल ईस्ट के मालिक ने, क्योंकि कोई अमली इकदाम उन्होंने इजराइल के खिलाफ नहीं उठाया। कंडेम जरूर किया लेकिन कोई अमली इकदाम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाया, ना ही गजा में, ना ही ईरान पर हमले के जवाब में। तो अब हुआ है कतर के पर हमला। तो अगर कतर पर हमले के जवाब में ये ममालिक एक रिस्पॉन्स नहीं देते इजराइल को, एक अमली इकदाम नहीं उठाते, जिसमें सबसे पहला अमली इकदाम तो यह है कि ये अब्राहम अकॉर्ड को तोड़ दें और सऊदी अरेबिया ये अनाउंस करे कि वो बिल्कुल अब इसको परसू नहीं करेगा और यूं ही इसको तोड़ने का जो ऐलान करे, और बाकी जो इनके इत्तेहादी मिडल ईस्ट के मालिक हैं, जिनके अमन मुआहदे हैं, वो इजराइल के साथ तोड़ें। ये तो पहला रिस्पॉन्स है जो जिसकी अब जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो इजराइल अब इसी चीज को असेस कर रहा है, क्योंकि नहीं, मैंने कहा कि हमास के ऊपर हमला नहीं है, ये हमला है कतर के ऊपर। और जो वो नया ऑर्डर शेप दे रहे हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर ये मुल्क समझ कर बैठे थे कि नहीं ये इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी और ये उनके खिलाफ ऑर्डर शेप हो रहा है, अब इनको अंदाजा हो रहा है कि नहीं ये तो हमारे भी खिलाफ ऑर्डर शेप हो रहा है। और अमेरिका इजराइल के साथ अब इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि वो अपने ही इत्तेहादियों के ऊपर हमला करवाने के ऊपर राजी हो गया है। इससे बड़ी कोई खौफनाक चीज मिडल ईस्ट के मालिक के लिए हो सकती है कि अमेरिका ही उनके ऊपर हमले करवाने के लिए राजी हो गया है, इससे बड़ी कोई खौफनाक चीज हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये एक इवेंट नहीं है, आने वाले दिनों में हमें और बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी कि देखें ये हमला एक पूरी असेसमेंट के साथ हुआ है, एक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, और जब भी कोई अटैक होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उस असेसमेंट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं कि इसका आगे से रद्देमल क्या आएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अमेरिका ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस असेस करके ही इजराइल को जब इजाजत दी है। तो अरब ममालिक को अब यह सोचना है कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अब ऑर्डर उन्हीं के खिलाफ शेप दिया जा रहा है, उन्हीं के मुल्क जब वो अंडर अटैक आ रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शंस है। अगर वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये मुल्क अंडर अटैक आएंगे। कतर नेतन्याहू अनाउंस कर चुका है कि वो दोबारा अटैक करेगा, और बाकी जो मुल्क हैं वो अंडर अटैक आएंगे। और अब इसमें बिल्कुल ये दो राय नहीं है, किसी भी वक्त कायरो अंडर अटैक होगा, ये बात ज़हन में रख लें। कोई सोच नहीं ना सकता था कि दोहा पर अमेरिकी फाइटर जेट्स आकर अटैक करेंगे, तो कायरो भी कायरो उनके ज्यादा करीब है, तो कायरो भी किसी भी वक्त जो है वो इजरायली बमबारी का निशाना बनेगा। क्योंकि देखिए अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ऑर्डर ऑफ मिडल ईस्ट के अंदर शेप जो दे रहा है, इसमें यानी कि वो एक मुकम्मल पुलिस मैन का रोल उसने दे दिया है इजराइल को, जो कि पहले भी है, लेकिन अब इससे भी बढ़कर, यानी ये तमाम ममालिक या तो
उसके इक्तदार को तस्लीम करेंगे एज अ पुलिसमैन, या फिर जब रिस्पॉन्ड करेंगे। मामला बहुत ज्यादा डेंजरस है और बड़े फैसलों का वक्त है। ये जो आपको एक हलचल नजर आ रही है ना, वो इसी वजह से नजर आ रही है क्योंकि ये इतने बड़े क्राइसिस पैदा हो गए हैं कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं हुआ, इसके पीछे ये पूरी सोच है कि वो किस तरह का ऑर्डर जो है वो इसके अंदर शेप देने जा रहे हैं। और इससे पहले दोहा अटैक से पहले असेसमेंट क्या थी, और हम भी उसके ऊपर जो बात करते थे वो यही थी कि भाई रेजिस्टेंस खत्म होगी उनके प्लान के मुताबिक और ईरान को वो डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके बाद यहां पर इनकी आपस में नॉर्मलाइजेशन और अकॉर्ड जो है वो आगे बढ़ेंगे, ये बुनियादी प्लानिंग थी। लेकिन जब अरबों के ऊपर अटैक हो गया और खलीजी रियासतों के ऊपर अटैक हो गया, तो ये मामला जो है वो अब किसी और के ऊपर चल चुका है। तो वहां पर हंगामी समिट होने जा रहा है, अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम ज्वाइंट रिस्पॉन्स करेंगे। और डेंजरस बात यह है कि उनको ये करना ही है, उनको ये करना ही है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इजराइल इसको अपने लिए ग्रीन लाइट समझेगा फॉर फर्दर अटैक्स। ठीक है ना, वो इसको मजीद अटैक्स के लिए ग्रीन लाइट समझेगा। तो ईरान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया था, ईरान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया था, और जब उनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी रेजिलियंस से, अपनी बहादुरी से उसको रिस्पॉन्ड किया। और इन मिडिल ईस्ट के ममालिक ने कंडेम जरूर किया, लेकिन इन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया और इन्होंने यही समझा कि हमारे ऊपर तो कभी अटैक नहीं होगा। तो अब यह भी इनकी गलत फहमी जो है वो दूर हो चुकी है। और गजा के जवाब में भी चूंकि इन्होंने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया, तो इजराइल उसको भी अपने लिए एक ग्रीन लाइट ही समझता रहा। बहरीन ने जो इनके एम्बेसडर को वेलकम किया, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, तो वो सब इजराइल के लिए ग्रीन लाइट थी। अब कतर अगर जवाब नहीं देता और ये सारे मिलकर जवाब नहीं देते, तो ये भी इजराइल के लिए एक ग्रीन लाइट होगी। इसलिए ये मामला सबसे ज्यादा डेंजरस है और सबसे ज्यादा डिफरेंट ये एक मामला हो गया है। यानी वो सारा धारा जब यहां पर बदल रहा है। और एक और बात ध्यान में रखिए, यहां पर अगर इजराइल और अमेरिका की मिसकैलकुलेशन साबित होती है और यहां पर ये कोई बोल्ड स्टेप लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये बात भी ध्यान में रखें कि ये जो अटैक है ये इजराइल की कबर साबित हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है कि ये भी तगड़े मुल्क है, इस रीजन में इन मुल्कों के बगैर कुछ भी नहीं होता, ये बात ध्यान में रख लें। चाहे वो इराक पर हमला हो, चाहे वो सीरिया पर हमला हो, चाहे वो कजाफी के खिलाफ कोई इकदाम हो, जब तक मिडिल ईस्ट के ये वाले ममालिक साथ अमेरिका के ना खड़े हुए, अमेरिका यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इन मुल्कों की सपोर्ट रही है, तो इसलिए बड़े ताकतवर मुल्क है। अगर ये फैसला कर लें तो फिर ये इजराइल और अमेरिका की बीन यहां पर नहीं बजेगी, ये बात भी ध्यान में रखें। और एक डायलेमा है अरब्स का, डॉक्ट्राइन है ना, टर्क्स जो है वो किसी और अंदाज में सोचते हैं, ईरानियंस किसी और अंदाज में सोचते हैं। इवन जो मिस्र है ना, यानी मिस्र ने जंगें लड़ी हैं इजराइल के साथ, तो वो भी इतना कोई ट्रस्ट इनके ऊपर करते नहीं है। तो ये वाली जो रियासतें ये डिफरेंट अंदाज में सोचते हैं। यानी इनका सबसे बड़ा मसला क्या है, इनकी डॉक्ट्राइन ये है कि ये वेपन्स को एक्वायर नहीं करना चाहते। इनके पास दौलत है, लेकिन इन्होंने अपनी आर्मीज को अपग्रेड क्यों नहीं किया, इन्होंने वो जो वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है वो क्यों नहीं खरीदे, एक्वायर क्यों नहीं किए। तो इनकी एक डॉक्ट्राइन है, और वो ये है कि अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे, अगर हम वेपन्स को एक्वायर करने की तरफ जाएंगे, तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा और अमेरिका हमारी गवर्नमेंट गिरा देगा। ये सबसे बड़ा फियर है जो वहां पर पाया जाता है, और इसलिए इन्होंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं की। ठीक है, लेकिन अब अमेरिका ही से इन पर हमला हो चुका है। देखिए ना, कतर में क्या बात एस्टेब्लिश हुई है, कतर एक सेफेस्ट प्लेस के तौर पर समझा जाता है कि यहां पर मुज़ाकरात होते हैं, सेफेस्ट प्लेस है। अब वो सेफेस्ट तो नहीं रही। कतर के खिलाफ ये कितना बड़ा मामला है कि कतर एक सेफ कंट्री, एक सेफ प्लेस फॉर निगोशिएशंस, वो अब नहीं रहा। इसका मतलब कोई भी वहां पर किसी भी ग्रुप को निशाना बना सकता है। और जो ऑर्डर अमेरिका और इजराइल यहां पर तश्कील दे रहे हैं, उसमें तो वो फिर यही प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जो ताकतवर है वो किसी कमजोर के खिलाफ बगैर किसी नॉर्म्स को, किसी वैल्यूज को, किसी जेनेवा कन्वेंशन, किसी इंटरनेशनल लॉ को मलूज़े खातिर रखे बगैर किसी के खिलाफ कोई भी इकदाम उठा सकता है, वो उसके कैपिटल को हिट कर सकता है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी को कहां काम आएगी? ऐसे में तो आप सिर्फ फोर्स से ही ऐसे ऑर्डर का जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए पैनिक है अरब ममालिक के अंदर, और उन्होंने गजा को बर्दाश्त किया, कोई अमली इकदाम इन्होंने नहीं उठाया, और यही वजह है कि इजराइल यहां तक आया है। और बाकी दुनिया भी देखकर हैरान है कि ये इतना टाइम खामोश कैसे बैठे रहे। ईरान पर हमला हुआ, इन्होंने उसको बर्दाश्त किया और उसको कबूल किया कि ठीक है कर लिया, तो फिर क्या। यमन के ऊपर बॉम्बिंग, एक कंडेमनेशन इन्होंने जारी नहीं की, वहां हिजबुल्लाह को डिसार्म करने में ये लगे हुए। ठीक है, तो अब इनको बड़े फैसले जो है वो करने हैं। ये एक कंप्रीहेंसिव व्यू है, और आने वाले दिनों में, और ये जब समिट होगा और जो रिस्पांस आएगा वो हमें वाजे करेगा कि सूरत हाल जो वो क्या है। और ये बात में रखें कि अरबों का अपना एक मिजाज है, अपना एक तरीकाकार है। वो एक ही दिन में अमेरिका को नहीं कहेंगे कि यहां से निकलें, ठीक है ना, वो एक ही दिन में नहीं कहेंगे, वो डिफरेंट अंदाज में सोचते हैं और जरा वो ग्रेजुअली चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन अब ये उनकी सलामती का मसला है, और सलामती से बड़ी चीज किसी भी मुल्क के लिए कोई होती नहीं है। और अब मसला भी उस अमेरिका से है जिनकी बेसिस यहां पर कायम है। और यानी ये दुनिया सोच नहीं सकती थी कि अमेरिका इस हद तक भी चला जाएगा, ठीक है ना, जो कि
एक मिसकैलकुलेशन भी थी, क्यों नहीं जा सकता? अगर वो आज के दौर में गजा में अलाउ कर सकता है तो बाकी वो क्यों अलाउ नहीं कर सकता? ठीक है ना, तो ये एक मिसकैलकुलेशन थी। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं और यमन के हमले जारी हैं। यमन ने जो है वो बड़ा अटैक किया है और ड्रोन्स और मिसाइल जब दागे गए, ड्रोन्स और मिसाइल यमन ने दागे हैं और रमोन एयरपोर्ट उसके ऊपर दोबारा अटैक किया गया है और बाकी एरियाज के अंदर जब दोबारा सायरन इस वक्त बज रहे हैं। ठीक है ना, इलाद के ऊपर अटैक किया गया है, इस वक्त पूरे इसराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है कि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर एक पटाखा चलाने का ताकत नहीं रखते और ये यमन है। ठीक है, अच्छा, आलमी सतह पर मामला बहुत खराब है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो जो पोलैंड में वो ड्रोन्स गिरे हैं रशिया के, उसके बाद नेटो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और वो हाई अलर्ट के ऊपर है, और जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जो रशिया के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, वो हाई अलर्ट के ऊपर चली गई हैं, उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। और पैसिफिक के अंदर एक बड़ा वाकया हो गया है। पैसिफिक में ताइवान ने $18 बिलियन का बजट पास कर लिया है ड्रोन्स और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इसमें डेंजरस पार्ट यह है कि चाइना इंतजार में नहीं बैठा रहेगा कि ताइवान ताकतवर होता चला जाए और फिर वो अटैक करेंगे। इतना बड़ा बजट एक क्लियर प्रोवोकेशन है चाइना के लिए, यानी वो इंतजार नहीं देखें, या तो ये स्टेटस को कायम रहे, जब ये स्टेटस को कायम नहीं और ताइवान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, ये सारे इक्विपमेंट खरीदने जा रहा है और ट्रेनिंग की भी वो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो चाइना इंतजार नहीं कर सकता। ये क्लियर प्रोवोकेशन है और $18 बिलियन के वो ये इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं। और अमेरिका ने रिसेंटली ये इंकशाफ किया कि अमेरिकन फौज भी ताइवान के अंदर मौजूद है। तो इसलिए दुनिया अब यूरोप से यूक्रेन की जंग से लेकर वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका में तो जंगे हैं, और मिडिल ईस्ट में ये इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है, इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आ गया है, और आगे चलते चले जाएं और पैसिफिक तक पहुंच जाएं तो आपको सूरत हाल बड़ी ही डेंजरस नजर आ रही है। और नोबेल पीस प्राइज का दावा करने वाला अमेरिकी सदर, जंगों को खत्म करने वाला, असल में दुनिया को आलमी जंग की तरफ जब वो लेकर जा रहा है। अब ये कहने में बात कोई दो राय नहीं है और आप इस बात को समझ भी सकते हैं, एक आलमी जंग की तरफ दुनिया इस वक्त तेजी के साथ जा रही है। अच्छा जी, अब आप देखें ना कि अगर ये जो खलीजी रियासतें अगर इनके पास ताकत होती तो इजरायली हमले का क्या मतलब है कि रीजनल वॉर है, क्योंकि इनके पास लेजिटिमेसी है जवाबन अटैक करने की कि ये सारे मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दें। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से रीजनल वॉर छेड़ रखी है ना, उन्होंने तो इतना बड़ा हमला कर दिया। ईरान के सदर ने कहा है कि मुस्लिम यूनिटी वाइटल टू कन्फ्रंट इजरायली एग्रेशन। अब हर तरफ बात यही उनकी हो रही है कि सब जो है वो मुत्तहद हो जाएं। और फिर आप देखिए, इजरायली अटैक ऑन कतर हैज अरब कंट्रीज क्वेश्चनिंग यूएस गारंटीज। वो गारंटीज फारग हो गई हैं, कभी भी ये मुल्क अमेरिका पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। और ये बात भी ज़हन में रखेंगे, ये फौरी अमेरिका को भी गलत मतलब कहना नहीं शुरू कर देंगे। मैंने बताया कि इनका एक मिजाज है, एक तरीकाकार है, तो ये जरा डिफरेंट अंदाज में चलते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट अब नहीं है अमेरिका के ऊपर, वो शेक कर गया पूरी तरह से। और हैरेट्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन लगाई है और ये बड़ी रियल हेडलाइन है, विद दोहा स्ट्राइक इजराइल सिग्नल्स आर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एंड इनडिफरेंस टू कॉन्सिक्वेंसेस। यानी इस हमले से इजराइल ने मैसेज दिया है कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है, हैरेट्स ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, और ये कितनी डेंजरस बात है कि यानी जेनोसाइड कर ली, लेबनान शाम आगे पीछे हमले कर लिए, खलीजी रियासतों पर हमला करके वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अब वो इससे भी आगे बढ़ चुके हैं और उनको कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अपनी तरफ से वो इस डेंजरस फेज में चले गए हैं। और ये इस बात का भी सिग्नल है नाज़रीन कि वो मैसेज दे रहे हैं कि फलस्तीन में वो नहीं रुकेंगे, फलस्तीन में जो उनके डिक्लेयर्ड गोल्स हैं फलस्तीनों को डिस्प्लेस करने के, वो हर सूरत में वो पूरे करेंगे। अगर वो खलीजी रियासतों पर हमला करने तक जा सकते हैं तो लवारिस फलस्तीनियों से उनको कौन रोकेगा? ठीक है ना, उन पर जुल्म करने से उनको कौन रोकेगा? अगर वो अग्रेशन दुनिया की ताकतवर तरीन खलीजी रियासतों के ऊपर कर सकते हैं तो लावारिस फलस्तीनियों पर उनको, तो ये डेंजरस, बहुत डेंजरस बात है। ठीक है ना, तो यानी इसलिए कतर का और खलीजी रियासतों का रिस्पॉन्ड करना और अरब रियासतों को रिस्पॉन्ड करना नागुज़ीर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेजेस इजराइल की जानिब छुपे हुए हैं और वो एसेस कर रहे हैं कि आगे से सिर्फ कंडेमनेशन आती है, सिर्फ कंडेमनेशन का मतलब अटैक होगा। और ये बात, ये पैटर्न हमने कई बार देखा है। पिछले मंथ जब ओआईसी का इजलास हुआ, इन्होंने गजा के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया, तो इसराइल ने इसको गजा सिटी के लिए एक ग्रीन लाइट समझा। तो इसराइल ये बता रहा है कि उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ जो करना है कर लो। और इजरायली शोइंग कि उनकी कोई वैल्यूज नहीं है, उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, उनके कोई नॉर्म्स नहीं है, और वो इन मुल्कों को अपना पार्टनर बिल्कुल नहीं समझते हैं, इन मुल्कों को अपना इत्तेहादी बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो पहला जो इनको रिस्पॉन्स देना चाहिए और बहुत पहले दे देना चाहिए था, गजा में जो कुछ इजराइल कर रहा था, बजाय ये इंतजार करते कि ये यहां तक मामला जाते, इनको बहुत पहले अमन माहदे इजराइल के साथ तोड़ देने चाहिए थे, अब्राहम अकॉर्ड तोड़ देना चाहिए था। इन्होंने बहुत देर की है
और जितनी ये देर करते चले जाएंगे ये मामला खराब होता चला जाएगा। और लेबनान में सूरत हाल बड़ी डेंजरस है, सेंसिटिव है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आर्मी जो है वो वेपन को सीज करने का ऑपरेशन शुरू कर रही है। डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। और इस सूरत हाल में हिजबुल्लाह वेपन डालेगी तो ये बिल्कुल आप देखें कि पूरा रीजन आतिफ फिशां के ऊपर बैठा हुआ है, आतिफ फिशां के ऊपर बैठा हुआ है। और इसराइल और अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो अब मिडिल ईस्ट की रियासतें उन्होंने फैसला करना है, हालांकि उनके ऊपर तो हमला हो चुका है, तो उधर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। और आज फ्रेंच एनवॉय जो है वो आज बेरूत के अंदर है। और सीरिया में अजब वाकया हुआ है कि सीरिया में दमिश्क के अंदर सीरियन अथॉरिटीज ने कुछ मेंबर्स को, कुछ लोगों को पकड़ा है और इल्जाम हिजबुल्लाह के ऊपर डाल दिया कि हिजबुल्लाह के लोग हैं। हिजबुल्लाह ने उसको सख्ती से तरदीद किया कि ये हमारे लोग नहीं है और हमारी कोई प्रेजेंस सीरिया में नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वो सीरिया में भी ये बिला वजह हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, तो वो मामला भी डेंजरस है। और तुलकराम में अटैक हुआ इजरायली फौज के ऊपर और उनकी व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया गया, उसमें इजरायली फौजी मरे और जख्मी हुए। और इधर खबर यह है कि गजा में इसराइल 5 डिवीजन दाखिल करने जा रहा है, कंप्राइजिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। दसियों हजार फौज वो दाखिल करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने 36 जो डिवीजन है वो खान यूनिस से निकाल ली है और अब वो गजा सिटी में उसको भेज रहे हैं। 5 डिवीजन गजा सिटी के अंदर दाखिल होने जा रही हैं। तो देखें, बात को समझिए, इसराइल का एक डॉक्ट्राइन है और वो ये है कि मैसिव फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए हमेशा वो एक बड़ी जंग छेड़ते हैं। हमेशा जब जब जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बड़ी जंग में हुई है। 67 वॉर देख लें, 48 की वॉर देख लें। तो अब जब वो एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो इस ऑर्डर के तहत वो एक मुकम्मल क्योस फैलाएंगे ताकि उस क्योस के अंदर फिर वो देखिए, जैसे बड़ी जंग होती है ना, तो बड़ी जंग के बाद अपनी मर्जी से आप लकीरें खींच सकते हैं। तो ये उनका एक पैटर्न है, ये उनकी एक डॉक्ट्राइन है। तो इसलिए ये जो कतर पर हमला है, इसका पहला बरह रास्त ताल्लुक तो फलस्तीन के साथ है। जो फलस्तीन में उनकी इंटेंशंस हैं, ये पहला बरह रास्त ताल्लुक तो उस अंदाज के अंदर बनता है। तो ओवरऑल एक बड़े क्राइसिस में उनकी पहली प्रायोरिटी फलस्तीन होगा, फलस्तीनियों को वहां से डिस्प्लेस करना, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये डेंजरस और डिसाइडिंग टाइम है कि ये रीजन जब वो क्या फैसला करता है। और यूरोपीय यूनियन से बड़ा एकदम सामने आ रहा है। यूरोपीय यूनियन उर्सुला जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सैंक्शंस लगाने जा रही है इजराइल के ऊपर। बहुत देर की, लेकिन बहरहाल देखते हैं। अब सैंक्शन लगाने जा रही है, वोटिंग होने जा रही है। अब बकायदा इस मरहले तक मामला चला गया है। यूरोपीय यूनियन चीफ प्लेज एक्शन हाल्टिंग इजराइल वॉर इन गाजा और ईयू लीडर कॉल फॉर सैंक्शन अगेंस्ट इजराइल और ड्रास्टिक चेंज। यूरोपीय यूनियन प्रेसिडेंट सपोर्टिंग नेतन्याहू अनाउंसेस यूरोप सैंक्शंस टू इजराइल और वेंडरलेन proposed bolder EU sanctions against Israel over the war in Gaza. Survey 63% of German support European sanctions on Israel. और ये सैंक्शन जो है इनके ऊपर वोटिंग होने जा रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी। इससे पहले जर्मनी और हंगरी जो है वो इसको ब्लॉक कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि अगर मेजॉरिटी ने, मतलब 27 मेंबर्स हैं, तो अगर 17 मेंबर्स ने या जो भी मेजॉरिटी बनती है, अगर उन्होंने कर दिया तो फिर सैंक्शंस लग जाएंगी। ये एक बड़ा इकदाम है। और नॉर्वे कह रहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने लगा दी तो फिर हम भी कंप्रीहेंसिव जो है वो लगाएंगे सैंक्शंस और मुकम्मल बायकॉट जब इजराइल का करेंगे। और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है दैट हैज शेकन द कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के जमीर को हिला चुका है। और जो इजरायली प्रेसिडेंट है वो दौरा कर रहा है बर्तानिया का, और वहां पर जो है कोई सस्पिशियस चीज उसकी तरफ भेजी गई है और उसको इजरायली और ब्रिटिश फोर्सेस उसको देख रही हैं कि ये क्या क्या है, मतलब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट आप कह सकते हैं। आलमी सतह के ऊपर एस्केलेशन है, खौफनाक सूरत हाल है। और जैसे जो चाइना ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, इसके बाद वाज़ेह था कि अमेरिका अब चाइना को मजीद घेरे मिलेगा, मजीद उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा। तो अब जरा ताइवान से जो फैसला आया, ताइवान ओकेज फंड्स फॉर शिप्स ड्रोन्स अगेंस्ट परसीव चाइना थ्रेट। ड्रोन्स और जो है वो शिप्स और पता नहीं क्या कुछ जो है वो खरीदने जा रहे हैं और ये हमें चाइना से थ्रेट है। और कम्बैट रेडीनेस और इसमें ट्रेनिंग भी उनकी फौजियों को दी जाएगी, अमेरिका करेगा या कौन ट्रेन करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ताइवान ऐसे कोई एग्रीमेंट्स करेगा, अपनी मिलिट्री की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उतना करीब होता चला जाएगा ताइवान की जंग। चूंकि सीधी सी बात है, चाइना ने ताइवान को लेना है तो वो इस बात के इंतजार करेंगे कि ये ताकतवर हो जाए, ये न्यूक्लियर पावर भी बन जाए, इसके बाद F-35 भी आ जाए, फिर हम अटैक करेंगे। आप सोचें, ये सादा सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। वहां पर यूक्रेन का मामला इतना खराब हो रहा है और जैसे कि यूरोप और रशिया करीब आते चले जा रहे हैं, तो लैटविया जो है उसने अपनी बंद कर दिया एयर स्पेस और वो कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ हाईएस्ट रेडीनेस के अंदर हैं। ठीक है ना, आप देखना कितना खौफनाक सूरत हाल है। और पोलैंड ने जो नेटो मीटिंग बुलाई हुई है उस पर अभी फैसला आना है। और नेटो ये कह रहा है कि हमने ट्रेनिंग कर रखी है रशिया के साथ लड़ने की, एंड वी विल डिफेंड एवरी इंच इन द अलायंसेस कंट्रीज।
तो अमेरिका तो जंगे क्या रुकवा रहा है? अमेरिका की आप जरा अप्रोच देखें, वो कतर के ऊपर अटैक करवा रहा है, वो वेनेजुएला के ऊपर हमला करने जा रहा है, तो यूक्रेन की जंग वो क्या रुकवाएगा? तो वो तो उसका ऑर्डर गिर रहा है जिसको मुस्तहकम करने के लिए वो मजीद जंगे करेगा। $1 ट्रिलियन का बजट बिला वजह ट्रंप ने पास नहीं किया हुआ, वो जंगे करने जा रहे हैं। और जाहिर है कि एक नैरेटिव तो साथ साथ लेकर चलना होता है कि हम अमन लाने वाले हैं। तो ये दुनिया जितनी जल्दी और अरब्स जितनी जल्दी इस गलत फहमी से निकले, जाहिर है कि वो बड़े विजडम रखते हैं, बड़ी समझ है और बड़े फैसले उन्होंने किए हैं और बहुत तरक्की की है। लेकिन यहां पर अरब डॉक्ट्राइन जो फेल हो चुका है सबकी आंखों के सामने, अब उनको बड़े फैसले करने हैं। लेकिन कितना बड़ा तूफान दुनिया की तरफ आ रहा है, कितना बड़ा सुनामी मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है। उधर इसराइल गजा से फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहा है, उधर वेस्ट बैंक से डिस्प्लेस करने जा रहा है, उधर ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, उधर ये सारे मामलात हैं। तो मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होने जा रहा है और इसराइल की सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कितनी कौमें तबाह कर दी गई। लिबिया से आप शुरू हो जाएं और आगे चलते चले जाएं, बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत ज्यादा लोगों की जानें इसमें गई हैं, मिलियंस की तादाद में लोगों की जानें इसमें जा चुकी हैं इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। यह तमाशा जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो ये उस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, आने वाले दिनों में हमें एक्चुअल मजीद चीजें वाज़ेह होंगी। अपने राज़ लगाकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।